भारत ने जारहियत की तमाम हदें पार करते हुए मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करा दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर राज्य सभा का इजलास हुआ। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक आर्टिकल 370 खत्म करने का बिल राज्य सभा में पेश करते हुए बताया कि सदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। खुसूसी आर्टिकल खत्म करने के बाद मकबूजा कश्मीर अब रियासत नहीं बल्कि विफाकी इकाई कहलाएगा, जिसकी कानून साज असेंबली होगी। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए वादी जम्मू और कश्मीर को लद्दाख से अलग करने का फैसला किया है। लद्दाख को विफाक के ज़ेर इंतजाम इलाका करार दिया जाएगा, जहां कोई असेंबली नहीं होगी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में मजीद 8,000 फौजी भेज रही है। इससे पहले भी बड़ी तादाद में भारतीय फौजी वहाँ पर मौजूद हैं। गुज़श्ता हफ्ते भी 35,000 इजाफी फौजी मकबूजा वादी में भिजवाए गए थे। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला भी नज़रबंद हैं और वादी में इंटरनेट भी मुअत्तल है। वादी में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज है, जिसकी वजह से तकरीबन 70 लाख जो कश्मीरी अवाम है वो अपने घरों में महसूर हैं। कोई इंटरनेट सर्विस वहाँ पर नहीं है, कम्युनिकेशन का कोई निज़ाम इस वक्त काम नहीं कर रहा। भारत कश्मीरियों के हक आज़ादी और खुद मुख्तारी को अपनी हठधर्मी और जारहियत की भेंट चढ़ाकर सल्ब करना चाहता है। ऐसे में कश्मीरी अवाम का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज अपने पैनल से। हमारा सवाल ऐसे है, भारतीय आईन में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके यूनियन इलाके का दर्जा देने का मोदी सरकार का फैसला, खित्ते पर इसके क्या नताइज मुरतब होंगे। ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मजहर साहब, कोई डिबेट नहीं हुई, डिस्कशन नहीं हुई, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया गया, क्या इस सारी सूरत हाल के नताइज निकल सकते हैं? देखिए, अगर किसी इलाके में आप सिविलियन मार्शल लॉ लगा दें तो उसमें बिल की क्या हैसियत होती है, कानून की क्या हैसियत होती है। ये एक सिविलियन मार्शल लॉ लगाया है उन्होंने उधर, और बहुत बहुत वाज़े पैगाम दिया है। मुझे तो ये खदशा है कि भारत गालिबन जो है वो जंग की तैयारी कर रहा है और जंग वाली सूरत हाल क्रिएट कर रहा है। लेकिन क्या जो भी कानून आप बना लें, जैसा भी कर लें, जिस तरह भी कब्ज़ा कर लें, कब्ज़ा तो कब्ज़ा ही होता है, और उसके ख़िलाफ़ जब तहरीक चलती है और वो अगर आज़ादी की तहरीक होती है तो वो इस किस्म के कवानीन से बालातर होती है। इस तरह के कवानीन, इस तरह की बदतरीन इंसानियत सोज़ मज़ालिम, इनसे आज़ादी की तहरीकें रुका नहीं करती। ये भारत को समझने की ज़रूरत है। भारत का चेहरा बेनकाब हुआ है। उसका जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का चेहरा बेनकाब हुआ है। लेकिन हमारे लिए इसमें क्या सबक है, ये बहुत अहम है। और क्या हम इस चीज़ को अनडू करवा सकते हैं दुनिया से, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। क्या अक़वाम मुत्तहिदा इसका नोटिस लेगी, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की एक क्लियर कट वायलेशन है। क्या हिंदुस्तान के बारे में मगरिब का रवैया तब्दील होगा? क्या जो मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज़ मज़ालिम हो रहे हैं उसकी बुनियाद पे दुनिया की आवाज़ें उठेगी? एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी एक बड़ा जो है वो कंडेमनेशन आई है, स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन आई है। लेकिन जब तक अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर कोई एक्शन नहीं होगा, आपके लिए ये लड़ाई मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी। क्योंकि जब तक आप इसका ये स्टेटस अनडू नहीं करवाते तो मेरा ख्याल है हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगी। डिप्लोमेटिकली हमें बहुत तेज़ी से मूव करने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जो कश्मीरी लड़ रहे हैं, और भारत के लिए सिर्फ एक पैगाम है कि गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। बिल्कुल। मजहर साहब, इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। भट्टी साहब, ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त बनी है, कई भारतीय तजियाकार भी इस पे यही कह रहे हैं कि ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल कश्मीर में बनी, वो पहली दफ़ा इस तरह देख रहे हैं। हत्ता कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, जो सेपरेटिस्ट अलहदगी पसंद नहीं है, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया है। सयाहों, भारतीय यात्रियों को पहले वापस बुला लिया गया था। कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, दफ़ा 144 नाफिज है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें बिल भी पास हो जाना, क्या नताइज निकल सकते हैं इसके? देखिए, अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल मुज़म्मत है। आप बाकी छोड़ें, कितनी बदकिस्मती की बात है कि आज के दौर में एक डिक्लेयर्ड कातल, डिक्लेयर्ड इंसानियत का मुजरम, डिक्लेयर्ड दहशतगर्द
एक हिंदू इंतहा पसंद, एक जनूनी, दुनिया की बड़ी जमहूरियत, सेकुलर, रोशन ख्याल, लिबरल होने के दावेदार मुल्क का सरबराह है जिसका नाम आला हजरत नरेंद्र मोदी है, जिसे आधा भारत कातिल मानता है, जिस पर कल तक अमेरिका, बरतानिया, यूरोप आने पर पाबंदी थी। कहाँ गई मुहज़्ज़ब दुनिया? कहाँ गई इंसानियत? कहाँ गए इंसानों के हकूक? मुनाफ़क़त, मुनाफ़क़त, मुनाफ़क़त। मुसलमान का खून बहे शाम में, इराक में, म्यांमार में, फ़लस्तीन में, कश्मीर में, सारे भाषण किताबी निसाबी रह जाते हैं। और अपना एक बंदा भी कहीं मर जाए, कहीं सड़ जाए, कहीं गल जाए, कहीं कैद हो जाए, पूरी इंसानियत और तहजीब आगे आ जाती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। कितनी बदकिस्मती की बात है कि 1.5 अरब इंसानों पर एक पागलों का एक जत्था राज कर रहा है। 1.5 अरब हिंदुस्तान पागल खाने में बदल चुका है। हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकालो, हिंदुस्तानी तारीख से मुसलमानों को निकालो, शहरों देहातों से मुसलमानों को निकालो, किताबों कहानियों से मुसलमानों को निकालो। मुसलमान नामों पर एतराज, मुसलमान कामों पर एतराज, सरेआम तशद्दुद, सरेआम कत्ल, सरेआम इज्जतें लुटनी। कितनी बदकिस्मती की बात है कि मुसलमानों का खून सस्ता है, गाय मूत्र कीमती हो गया है। दिमागों से आ रही शर्म प्रूफ ये जानवर नुमा जो आज इलेक्टेड जिसको आप कह रहे हैं और जो असेंबलियों में बैठे हैं, इस दौर में कहते हैं गांव मूत्र से कैंसर का इलाज हो सकता है। शर्म करो। यकीन जानिए मोदी को एक और टर्म मिल गई तो भारतीय पार्लियामेंट में 5% गाय कोटा होगा। ताजमहल की जगह गाय बंदी खड़ी मिलेगी। नोटों पर गांधी की बजाय गाय की तस्वीर होगी। मोदी की एडवाइजर देश की सबसे बूढ़ी गाय होगी। रा की चीफ कंसल्टेंट गाय होगी। और शाहरुख, आमिर, सलमान चूंकि मुसलमान हैं, इन्हें हुक्म मिलेगा कि साल में एक ऐसी फिल्म जरूर करें जिसमें गाय हीरोइन हो। शर्म करो। ये है तुम्हारी टेक्नोलॉजी, ये है तुम्हारा लिबरलिज्म, ये है तुम्हारा सेकुलरिज्म। इस बेहुदा इकदाम पर इस खित्ते पर भी असर पड़ेगा, दुनिया पर भी असर पड़ेगा, इंसानियत पर भी असर पड़ेगा। और ये तहरीक दबेगी नहीं, ये एक नए दौर में दाखिल हो जाएगी। और भारत को याद रखना चाहिए कि 50 छोटी और 17 बड़ी तहरीकों पर भी असर पड़ेगा। नागालैंड, मिजोरम पर भी असर पड़ेगा, मणिपुर, असम पर भी असर पड़ेगा, भारतीय पंजाब पर भी असर पड़ेगा, लद्दाख, अरुणाचल पर भी असर पड़ेगा और कश्मीर पर भी असर पड़ेगा। और मोदी जितने जुल्म करता जाएगा उतना ही हारता जाएगा। ये लिखा हुआ है। और जो हम नहीं कर सकेंगे भारत के साथ, जो पूरी मुस्लिम दुनिया नहीं कर सकी भारत के साथ, वो मोदी अपने भारत के साथ कर रहा है। और ये इसका अंजाम जब निकलेगा तो ये सारे जो आज जंगी जनून में भारत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, सैयद अली गिलानी साहब की एक वीडियो भी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो कहते हैं अथॉरिटीज़ को कि भारत तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। तो आपके ख्याल में अब ये जो सारी सूरत हाल बनी है, ये बेनकाब भारत होगा इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी? क्या इस सारी सूरत हाल के नताइज निकल सकते हैं? होगा वाली बात जो है ना, ये समझ में नहीं आती। ये कब से हो रहा है? ये जैसे आप बैनुल-अक़वामी बिरादरी कहते हो, बैनुल-अक़वामी ज़मीर कहते हो, इस नाम की कोई चीज़ कभी कहीं मौजूद नहीं थी। जो भट्टी साहब अभी बात कर रहे थे, ये बनीना इंसान की पूरी तारीख पे मुहित है। ये कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है और बेनकाब होने वाली कोई बात नहीं, चूँकि पहले कौन सा नकाब उनके चेहरे पे है। आपने बात की है नताइज की, तो नतीजा सूरत हाल में कुछ भी हो सकता है। और इस कुछ में वो सारा कुछ भी शामिल है जिसका जिक्र करते हुए एक सेंसिबल आदमी 1000 बार सोचता है। दुआ ही बंदा कर सकता है कि अल्लाह इस खिते के हाल पे रहम करे। और यहाँ वो बेशुमार लोग याद आते हैं, ख़ास तौर पे वो चर्चिल की तकरीर जिसका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे उन्होंने हवाला भी दिया था कुछ चंद हफ्ते पहले, कि ये भी आज़ादी के काबिल शाबिल नहीं है। ये लोग ये एक दूसरे की गर्दनें काटेंगे। उन्होंने तो लोकल रूलिंग एलीट की बात की थी, तो वो वही टोटल मंजरनामा है जो सेंसिबल लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इट इज़ अ लिटिल टू अर्ली फॉर दीज पीपल के। ये आज़ाद मैच्योर लोगों वाला रवैया तो नहीं है। आप बुरा भला जितना भी कह लें, सवाए एक ऐसे एक
میں کیا اچھا بھی نہیں لگ رہا مجھے یہ بات کرتے ہوئے. کوئی پاگل آدمی ہے جس کے ایک ہاتھ میں چھرا ہے دوسرے میں اینٹ ہے, تو وہ پھر رہا ہے وہ خطے میں. اور وہ جو باقی ضمیر ضمور والی بات ہے, یونائٹڈ نیشنز ہے, یہ ان کا رول ساری دنیا جانتی ہے, بڑا محدود رول ہے ان لوگوں کا. تو بہرحال یہ پاکستان کے سفارتکاروں کے لیے, پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے, لوگوں کے لیے کم اور مین نو میٹر ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. بادشاہت کریں, وہ ٹرمپ سے کوئی ادھر ادھر بھاگا دوڑی, وقت کم ہے, تو جو ہو سکتا ہے کر کے دیکھ لیں. ادروائز نیچر کا تو پھر اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ آگے چلیں بس اس پہ. بالکل ٹھیک ہے. حفیظ اللہ نیائی صاحب, آپ کے خیال میں اوور آل خطے کے اوپر یہ جو ساری صورتحال بھارت کی طرف سے کریٹ کی جا رہی ہے کشمیر میں, کیا اس کے نتائج ہو سکتے ہیں؟ اچھا, حسن صاحب نے جو کچھ کہا ہے اب اس میں کیا ایڈ کروں. میں بوجھل دل کے ساتھ حقیقت بھی ہے اور نم آنکھوں کے ساتھ یہی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں, بھارت آج جو کر رہا ہے یہ بہت کم ہے. 1947 میں جب شیخ عبداللہ کو ساتھ ملایا تھا اور پاکستان کے خلاف جو استعمال کیا تھا شیخ محمد عبداللہ کو, تو یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ ریاست جو ہے اس کی آزاد ہری چند کے زیر اثر تھی, اس کی آزاد حیثیت کو ہم ختم نہیں کریں گے. چنانچہ انہوں نے 53 کے اندر اس کو ختم کر کے اور وہاں پہ ریاست کا جو ہیڈ تھا, جو فیڈرل گورنمنٹ کا نامنی تھا, وہ صدر ریاست تھا, اور وہاں پہ وزیر اعظم کا ایک عہدہ رکھ دیا اور اس کو ایک آٹونومس ایک اسپیشل اسٹیٹس دے دیا, جس کی ہم اب بات کر رہے ہیں 370 جو کانسٹیٹیوشن اسے آج ختم بھی کیا ہے اور شائع بھی کر دیا آج انہوں نے دستخط کے ساتھ. پھر 1965 میں انہوں نے صدر ریاست ختم کر کے گورنر بنا دیا اور وزیر اعظم ختم کر کے وزیر اعلیٰ بنا دیا. دیکھیں, مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے, انڈیا سے ہونی بھی نہیں چاہیے. مجھے تو شکایت جو ہے اپنے ارباب اختیار سے ہے کہ جب مودی اپنی کیمپین چلا رہا تھا تو کس بیانیے کے اوپر چلا رہا تھا. وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ 370 اور 35A سیکشن 35A ہم اس کو ختم کریں گے, آزاد حیثیت سے ختم کریں گے. ساتھ یہ بھی ساؤنڈ کرایا تھا کہ ہم 2 یا 3 ریاستیں بنائیں گے. اب 2 ریاستوں پہ جاتا ہے کہ ایک جموں اور ایک کشمیر ہوگی, ویلی کو 200 تقسیم کر دیں گے. ہم کیا کر رہے تھے؟ کیا ہمیں یہ آج جو بیٹھے اور ہم سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کر رہے ہیں, آج ہمیں پتہ چلے یہ جو سینٹ فتح کر رہے تھے, آیا قوم کو جب ہم نے APS کے اوپر اکٹھا کیا تو قوم ایک جذبہ آ گیا, آیا ہم نے اکٹھا نہیں کرنا تھا, نہیں کیا, چلو مرضی ہے, جس کے بغیر گزارا کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو جرم ضعیفی ہے کہ وہ 3 4 6 مہینے وہاں پہ ڈرامہ کے اندر وہ کام کر رہے تھے, ہم نہیں, ہم یہاں کیا کر رہے تھے. وہ 4 مہینے کی کارکردگی مجھے چاہیے. یہ بدقسمت کام عمران خان صاحب کی حکومت میں ہی ہمارے ذمہ آنا تھا. اللہ تعالیٰ نے کوئی پتہ نہیں اس بیچارے کی بدقسمتی رکھی ہے. یہ کیا کہ وہ جو ٹرمپ کے ساتھ بنوا رہے تھے, پھلچڑیاں چھوڑ رہے تھے اور پٹاخے چلا رہے تھے جمعرات کے, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ انڈیا جو ہے امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. یعنی کہ اس بات سے بالکل فرق ہے, ان سے مطلب ہے کہ بالکل ان کو اس بات کا نہیں پتا تھا. تو ان کا ایک تصویراتی ایک دو ہے جنہوں نے 5-6 ڈیفنس ایکارڈ کیے ہوئے انڈیا کے ساتھ, ان کے ساتھ جو ہماری وہ کر رہی ہے ریکنسٹریشن کر رہے ہیں. دوسری بات وہ یہ بات سمجھنے قاصر تھے جب ٹرمپ نے یہ کہا تو یہاں سے کسی نے یہ بیان نہیں دیا, ہمارے بڑوں میں کی بات کر رہا ہوں, عمران خان صاحب کی, وزیر خارجہ کی, کہ انڈیا نہیں مانے گا کسی کی بات. تو انڈیا امریکہ کے معاملے میں معاملے بہت تکڑا ہے. آخری بات میں کہتا ہوں کیونکہ آپ کا وقت بہت کم ہوتا ہے کہ ہم UN سیکورٹی کونسل میں یہ پہلی دفعہ 70 سال تاریخ میں ہوا ہے تو ہمارا کوئی مددگار کوئی نہیں ہے. چین جو اظہر مسعود کے اوپر بھی ویٹو کر دیا کرتا تھا, آیا جو کہ 65 کی وار کے اندر جب اظہر خان ہے تو چین کو ایک شاپنگ لسٹ بتا دی, پھر 1970 میں گئے پھر شاپنگ لسٹ بتا دی اور لائی نے بلا دیکھے وہ آرڈر ایشو کر دیا تھا کہ پاکستان کو جہاز ٹینک 2 ٹینک سپلائی کر دو. آپ بتائیں کہ آپ کس کے پاس جائیں گے؟ کون سا ملک ہے جو بھارت کے مقابلے میں عرب کنٹری ان کے زیادہ تعلقات سعودی عرب سے اور دبئی سے
वो उनके अंदर बड़े बड़े उनको सैकड़ों के बड़े बड़े एजाज़ात से नवाज चुके हैं। अमेरिका, चाइना से आप आइसोलेट हो चुके हैं, अबेंडन कर चुके हैं। देखिए आपने साल 1.5 साल से या चंद साल से मुल्क ने जो हाल किया है, जो बोया था फसल तैयार है, काटो, क्योंकि मुझे शिकवा इंडिया से नहीं है, मुझे शिकवा है अपनी हुकूमत से कि उसने करना था। इंडिया मेरा दुश्मन है, उसको मैं मेरी इज्जत नफ्स ठीक है। जब आप कह रहे हैं जब इलेक्शन कैंपेन में ये सारी ख्यालात का इजहार मोदी कर रहे थे उस वक्त हमारे यहाँ क्यों इस पे गौर नहीं किया गया? ठीक हो गया, बिल्कुल। इरशाद भट्टी साहब, जो मोदी ने कहा था डोनाल्ड ट्रंप को कि आप सालिसी करें दोनों ममालिक के दरमियान, अब कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि वो इस सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने कहा था जो वो क्रिएट करना चाह रहे थे कश्मीर के अंदर। अब अगर हम देखें तो ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर ट्रंप की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में वो जिस तरह उन्होंने कहा था कि वो किरदार अदा कर सकते हैं, पाकिस्तान अगर कहता है तो वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं सारी सूरत हाल में? देखिए, ये जो तरमीम की हैं, इन तरमीम के बाद मतलब है इनका कि यूएन करारदादें गैर मुअस्सर, भारत की सब अक़लियतें ख़तरे में, और ट्रंप ने जो सालसी का कहा था, अब इन तरमीम के बाद सालसी चैप्टर भी ख़त्म। अब सालसी रह किस बात पे गई? जब आप मुकर गए, आपने कहा ये हमारा हिस्सा है, हमारा एक सूबा है, हमारा इसमें कोई लद्दाख में असम्बली कोई नहीं। जो कुछ इसराइल ने फ़लस्तीन में किया, इन आइनी तरमीमों के बाद वही कुछ कश्मीर में होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती भी है, और भारत इसराइल मुस्लिम दुश्मनी भी है, या पाकिस्तान दुश्मनी भी, अब कोई ढकी छुपी बात नहीं। ये जो 317 दहशतगर्दी के कैंप हैं भारत में, सिर्फ असम में 34 दहशतगर्द के कैंप हैं, और जहां 3 लाख पनाह गुज़ीन हैं, 152 जिले, जो 62 जिले दहशतगर्दों के कंट्रोल में, और इनकी फंडिंग इसराइल और यहूदी लॉबी करती है। तो ये जो लद्दाख को असम्बली से महरूम कर देना, मकबूजा कश्मीर और लद्दाख में गवर्नर के इख्तियारात ज़्यादा कर देना, हिंदू आते जाएंगे, मकबूजा वादी में खरीदते जाएंगे, और वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान अकलियत में चलते जाएंगे। यही प्लान था इनका, और यही इनका है। करना क्या चाहिए? जो आप सब करना ये चाहिए कि भारत लेकिन करने से पहले ये ज़हन में रहे, भारत 1.5 अरब इंसानों का मुल्क है, बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका का न्यूक्लियर पार्टनर है, चीन का तिजारत पार्टनर है, ईरान का दिफाई पार्टनर है, सऊदी अरब, यूएई, मुस्लिम दुनिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है वहाँ, यूरोप इसके साथ है। कुछ इनकलाबी किस्म का कुछ नहीं होना, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन अपने बहादुर कश्मीरियों को, अपने जो आज कैद में है, मकबूजा वादी जेल में है, इनका मुकदमा हमें रोज़ लड़ना पड़ेगा। ट्रंप का आपने कहा, ट्रंप इस वक्त अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, उसकी इलेक्शन मुहिम कैंपेन शुरू हो गई है, वो अफगानिस्तान से निकलकर इलेक्शन में बाकायदा जाना चाहता है, हमारे पे उसका डिपेंडेंस है। अब कश्मीर पर खुदा के लिए हम वो जो ट्रंप कार्ड है इस्तेमाल कर सकें, दुनिया को कर सकें, मुल्क को भारत का घनौना चेहरा दिखा सकें, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे जाएं, और सबसे पहले वजीर आजम अपनी काबीना को लेकर, तमाम सियासी क़यादत को लेकर मुजफ्फराबाद जाए और वहां जाके तकरीर करे, कम अज कम कोई लफ्जों का आसरा सही, कम अज कम कोई वहां से अपनी ये जो नई मुहिम है इसका शुरू करें, तरीक का शुरू करें। ये रोज जंग लड़नी पड़ेगी, ये इसके अलावा चारा कोई नहीं रह गया खुदा के लिए। अब हम और कुछ नहीं कर सकते। जैसे हसन साहब ने कहा है, कमजोर क्या कर सकता है, और मुसलमान वो भी कमजोर। तो इसलिए जहां तक हो सके अब आप ये पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए कि भारत क्या कर रहा है, इसको उठाना चाहिए मामले को। मज़हर अब्बास साहब, जिस तरह इरशाद भट्टी साहब कह रहे थे, ये खदशा पाया जा रहा है कश्मीरियों में भी कि फ़लस्तीन वाले हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर में गैर मुस्लिम आबादकार आ जाएं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा हो जाएगा, वही सारा कॉन्फ्लिक्ट जो उधर जारी है वो यहाँ पर सूरत हाल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या आप समझते हैं कि ये खदशात दुरुस्त हैं? देखिए, अगेन मैं फिर जिस तरह अभी नियाज़ी साहब बात कह रहे थे कि अगर मोदी ने अपनी कैंपेन में इस तरफ इशारा दिया था कि वो ये करेंगे और बड़े वाज़े तौर पे ये बात की थी, तो हमने प्रिएम्प्टिव मेजर्स क्या लिए उसके लिए? क्या हमने अक़वाम मुत्तहिदा को उसके लिए अलर्ट किया? क्या हमने दुनिया को ये बताया कि इस चीज़ से ये भारत ये कर सकता है अगर मोदी इलेक्शन जीतते? हम क्या कह रहे थे? हम तो ये कह रहे थे कि मोदी इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, मोदी अगर इलेक्शन जीता तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। हम तो ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे। हमने दुनिया में ये नैरेटिव बिल्ड नहीं किया कि अगर मोदी जीत जाएगा
تو کشمیر میں یہ چیزیں وہ کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے ہم نے تھوڑی ہماری طرف سے نیگلیجنس ہوئی ہے اس حوالے سے. اور اب جو صورتحال ہے دیکھیے اس نے تو کر لیا, اس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, اس نے اس کا اسٹیٹس تبدیل کرنا تھا وہ کر لیا, اس نے یہ دونوں کلوزز ڈالنی تھی وہ ڈال دی اس نے. انڈیا کی اپوزیشن نے بھی شور مچایا ہے, پارلیمنٹ میں بھی شور ہوا ہے, غلام نبی آزاد اور دوسرے جو رہنما ہیں انہوں نے بھی یہ انڈین ڈیموکریسی پہ, انڈین کانسٹیٹیوشن پہ اٹیک کہا ہے. جی لیکن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کے لیے جس طرح ابھی بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کے لیے انڈیا کی مارکیٹ بہت بڑی ہے, لیکن ڈپلومیٹکلی جو ہم انیشیٹو جن کو ہم بہت زیادہ پریز کر رہے تھے خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا, تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اگر مودی صاحب نے یہ بات کی تھی تو وہ کس میڈیشن کی بات کی تھی, کون سی ایسی میڈیشن ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا, اور اگر یہ ہوا ہے تو میرا خیال ہے امیڈیٹلی جو ہے وہ پرائم منسٹر کو کوشش کرنی چاہیے امریکن پریزیڈنٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کہ سچویشن خراب ہو گئی ہے, یہ ان ایکسیپٹیبل سچویشن ہے, مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کرنا نہ صرف اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی وائلیشن ہے. تو ہمارا جتنا ڈپلومیٹکلی, کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن ہے نہیں, تو ڈپلومیٹکلی جتنا آپ تیزی دکھائیں گے, جتنا الرٹ کریں گے, اور احتیاط کرنی چاہیے جب ہم کسی کو بہت زیادہ پریز کر رہے ہوں, احتیاط کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹرمپ کے بجائے آپ کسی ٹریپ میں آ گئے ہوں. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے. یہ آپ کا مسئلہ صرف اسی سٹیج پر آپ اٹھا سکتے ہیں, باقی آپ نے اپنی انٹرنلی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینا چاہیے. پارلیمنٹ کا ضرور اجلاس ہو رہا ہے, ہونا بھی چاہیے, دیکھتے ہیں کہ کتنی کنسٹرکٹیو تقریریں ہوتی ہیں. ایک یونینیمٹی ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک یونینیمس ریزولوشن, لیکن بیونڈ ریزولوشن جانے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم کو خود پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ, وزیر اعظم کو خود تمام اپوزیشن لیڈرز کا اجلاس الگ بلانا چاہیے پارلیمنٹ کو چھوڑ کے. جوائنٹلی اپوزیشن اور گورنمنٹ کے جو ہائی پاور ڈیلیگیشن ہیں وہ دنیا میں جانے چاہیے. آپ کو جتنی تیزی آپ دکھائیں گے اتنا, کیونکہ دیکھیے ابھی ہندوستان 15 اگست تک کچھ بھی اور کر سکتا ہے, یہ یاد رکھیں. اس نے اور زیادہ جو سپریشن ہے وہ وہاں بڑھانا ہے, میسیکر بھی ہو سکتا ہے, چیزیں بہت زیادہ خوفناک ہیں. کیونکہ ایون وہ لوگ جو جس طرح عمر عبداللہ ہیں یا محبوبہ مفتی ہیں, اگر ان کو بھی نظر بند کر دیا گیا ہے تو آپ تصور کریں کہ ہندوستان کے عزائم کیا ہیں. اور ان عزائم کو جو ہے اگر آپ نے دنیا کو نہیں پایا اور کوئی کاؤنٹر آپ کی طرف سے نہیں آیا, تو میرا خیال ہے وہاں وہ پوزیشن کنسولیڈیٹ ہو جائے گی, اور شاید پھر ہم اسی طرح اسٹرگل کرتے رہیں کہ یہ اسٹیٹس جو ہے وہ واپس کیا جائے. آزادی کی لڑائی الگ ہے, اسٹیٹس کی لڑائی الگ ہے. یہ سلسلہ میرا خیال ہے پھر اور زیادہ تیزی اختیار کر جائے گا. اس لیے پاکستان کے لیے سب سے بڑا خارجہ پالیسی کا چیلنج اب یہ بن گیا ہے, کیا ہم اس چیلنج کو سے کامیابی سے نکل پائیں گے یا نہیں نکل پائیں گے, یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. یقیناً بہت بڑا چیلنج ہے خارجہ پالیسی کے حوالے کے لیے. مہر صاحب, آپ نے کچھ سجیشنز دیے ہیں, دیگر ہمارے تجزیہ کار کیا سمجھتے ہیں پاکستان سفارتی سطح پر اس معاملے کو کیسے اٹھا سکتا ہے, کیسے اس سے نمٹ سکتا ہے؟